मशिदीवरती लागणारे भोंगे, प्रार्थनेला माझा विरोध नाही. नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम किरदार हैं राज ठाकरे। जब भी राज्य में किसी तरह के चुनाव नजदीक आने लगते हैं, राज ठाकरे के भाषण चर्चित होने लगते हैं। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को ज्यादा वोट तो नहीं मिलते, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ काफी जुटती है। लेकिन इस बार राज ठाकरे ने ठान लिया है कि वो भीड़ भी जुटाएंगे और वोट भी पाएंगे। जल्द ही मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनके लिए राज ठाकरे ने शरण ली है बजरंग बली की। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील, त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। ये वही राज ठाकरे हैं जो अब से 2 साल पहले तक मराठी मानुष की राजनीति करते थे, उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते थे और मुंबई से परप्रांतियों का वर्चस्व खत्म करने की बात करते थे। लेकिन साल 2020 की शुरुआत में राज ठाकरे ने आत्ममंथन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया। उन्होंने पाया कि मराठी का मुद्दा उन्हें भीड़ भरे मैदान में तालियां तो दिला देता है, लेकिन विधानसभा में सीटें नहीं। मराठी के फॉर्मूले ने साल 2009 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एमएनएस को 13 सीटें दिलाई थी, लेकिन उसके बाद यानी कि 2014 और 2019 के चुनावों में उनका सिर्फ एक विधायक ही चुना गया। मुंबई महानगर पालिका में भी उनका एक ही पार्षद रह गया और नासिक महानगर पालिका की सत्ता भी उनके पास से छिन गई। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे कि राज ठाकरे को लगा कि वो अपनी पार्टी एमएनएस में नई जान फूंक सकते हैं। अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने अपनी ही तरह हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इतना ही नहीं, तीनों दलों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की प्रस्तावना में लिखे सेकुलर शब्द को भी कबूल कर लिया। शिवसेना का ये एक ऐतिहासिक फैसला था। बीजेपी ने मौके पर चौका मारा और ये नैरेटिव खड़ा कर दिया कि जो शिवसेना कट्टर हिंदुत्ववाद और मुस्लिम विरोध के लिए जानी जाती थी, उसने सत्ता के लालच में सेकुलरवादियों से हाथ मिला लिया। महाराष्ट्र में अब एक ऐसी पार्टी के लिए जगह खाली हो गई जो वैसी ही कट्टर हिंदुत्ववादी हो जैसी कभी शिवसेना थी। राज ठाकरे को लगा कि ये जगह उनकी पार्टी भर सकती है। मराठी का मुद्दा उन्हें कोई फायदा नहीं दिला रहा था, इसलिए 23 जनवरी 2020 को राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में एमएनएस के पुराने चौरंगी झंडे को हटा दिया और नया भगवा झंडा अपना लिया। इस मौके पर राज ठाकरे ने यह भी कहा कि पार्टी गठित करते वक्त यही झंडा उनके दिल में था और हिंदुत्व उनके डीएनए में है। हिंदुत्व की बात करने वाले ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने साल 2012 में मुंबई के आज़ाद मैदान में एक रैली के दौरान बड़े ही ताव के साथ कहा था कि मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है, मेरा सिर्फ महाराष्ट्र धर्म है। खैर, राजनीति में नेता क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि वो क्या करते हैं। तो इन दिनों राज ठाकरे बीजेपी के करीब आ रहे हैं और दोनों को साथ ला रहा है हिंदुत्व। पण या मशिदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। जब राज ठाकरे मराठीवाद की राजनीति करते थे तब बीजेपी उनसे दूर ही रहती थी, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि राज ठाकरे के नजदीक गए तो यूपी बिहार के वोटर उससे नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब राज ठाकरे यूपी बिहार वालों पर नहीं बरसते, वे तो हिंदुत्व की बात करते हैं, उसी हिंदुत्व की जिसका ढोल बीजेपी बजाते आई है। इसलिए राज ठाकरे से अब परहेज नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बीते 15-16 सालों में राज ठाकरे के रिश्ते बीजेपी के साथ कभी नरम कभी गरम रहे हैं। साल 2006 में जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई तो वे गुजरात गए। वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और अपना राज्य घुमाया। ठाकरे ने मोदी मॉडल की जी भर कर तारीफ की, लेकिन यही मोदी पीएम बनने के बाद राज ठाकरे के निशाने पर आ गए। जिस तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात जा रहे थे, उसको देखते हुए राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि मोदी पूरे भारत के पीएम हैं या सिर्फ गुजरात के। यहां तक कि उन्होंने मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को अहमदाबाद से शुरू किए जाने पर भी आपत्ति जताई। साल 2019 में तो राज ठाकरे ने मोदी के खिलाफ खुली मुहिम छेड़ दी, जो लाओ रे तो वीडियो के नाम से चर्चित हुई। लाओ रे तो वीडियो का मतलब होता है
जरा लगाना तो वो वीडियो। उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन राज्य में घूम घूम कर उन्होंने मोदी के खिलाफ सभाएं ली, जिनमें मोदी के पुराने बयानों के वीडियो दिखाए गए और ये बताने की कोशिश की गई कि मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद राज ठाकरे को एक सालों पुराने मामले में ईडी का सम्मन आया और फिर ईडी के दफ्तर में उन्हें 9 घंटे तक बिठा कर रखा गया। अब राज ठाकरे के मोदी विरोधी प्रचार और ईडी के इस सम्मन में कोई संबंध है या नहीं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आए। उन चुनावों में राज ठाकरे ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वे सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, वे तो विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सियासी हलकों में लोगों ने इस बात पर भी गौर किया कि राज ठाकरे ने बीजेपी को टारगेट करना कम कर दिया। वो लाओ रे तो वीडियो वाला प्रचार जो वे लोकसभा चुनाव में करते थे, विधानसभा चुनाव में नहीं किया। अब बीजेपी और राज ठाकरे फिर एक बार करीब आते दिख रहे हैं। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील। बीते शनिवार को राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने लग जाएंगे। उनके ऐलान के अगले ही दिन एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने भी लग गए। हनुमान चालीसा बजवाकर राज ठाकरे अपनी हिंदुत्ववादी इमेज को और पुख्ता करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे जैसे बीजेपी के नेता उनके समर्थन में खुलकर सामने आए और एक नेता ने तो राज ठाकरे के ऐलान के बाद मुफ्त में लाउडस्पीकर बांटने शुरू कर दिए। बीजेपी और राज ठाकरे के बीच कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है, इसे समझने के लिए कोई राजनीतिक पंडित होने की जरूरत नहीं है। बीएमसी चुनाव नजदीक आते आते सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि ये सब कुछ सांप्रदायिक तौर पर एक संवेदनशील शहर मुंबई में हो रहा है और ऐसे में लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस को आने वाले दिनों में अपनी कमर कस के रखनी होगी।